अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। वैसे तो अमीरान बहावलपुर 1690 ईस्वी में इक़्तिदार में आए, लेकिन इन्हें नवाब का खिताब उस वक्त मिला जब 1739 में नादिर शाह अफशार ने सिंध पर हमला किया और बहावलपुर के अमीरों ने नादिर शाह अफशार का भरपूर साथ दिया, उसकी फौजी मदद की और उसका हर तरीके से ख्याल रखा। लिहाजा उसने जाते हुए इस मदद का बदला ये दिया कि इन्हें नवाब का खिताब दे दिया। उसके बाद ये 265 साल बरसरे इक़्तिदार रहे। 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ रियासत बहावलपुर का। जो 5वें नवाब थे, नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया, लेकिन 1955 तक रियासत बहावलपुर का वजूद रहा। लिहाजा ये अरसा तकरीबन 250 साल से ज्यादा का बनता है। इन नवाबों ने अपने दौर में बहुत सी तामीरात करवाई, मसाजिद बनवाई, किले तामीर करवाए, असर नौ, कुछ किलों पर इन्होंने कब्जा किया और बहुत सारे महल्लात बनवाए। उनमें से एक महल जिसे इनकी दौलत की निशानी के तौर पर याद किया जाता है, उसका नाम है सादगगढ़ पैलेस। ये डेरा नवाब साहब में है। अहमदपुर शर्किया ही असल में डेरा नवाब साहब है। बहुत सारे नवाबीन यहाँ और किला दरावड़ में पैदा हुए और ये महल एक ज़माने तक आबाद रहा, लेकिन फिर ये उजड़ गया। लेकिन आज भी इसकी शान और शौकत वही है जो कई सालों या कई सदियों पहले हुआ करती थी। मैं आज आया हूँ सादगगढ़ पैलेस आपको दिखाने के लिए। देखते हैं कि अब इसकी सूरत हाल क्या है। कभी ये आबाद हुआ करता था। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इसका मरकजी रास्ता है, ये इसका गेट है अंदर आने का। और ये आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में कि ये सतून बने हुए हैं लोहे के, इन पर कभी चिराग जला करते थे और ये रास्ता मुकम्मल तौर पर मुनव्वर हुआ करता था। और ये सादगगढ़ पैलेस है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो 12वें नवाब थे, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम, उन्होंने इसे तामीर करवाया। 1879 से 1907 तक ये रियासत के नवाब रहे। माहिर इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी ये महल तामीर हुआ और 15 लाख रुपए उस जमाने में इस पर लागत आई थी। कहते हैं कि 15,000 मजदूरों ने इसे 10 साल में मुकम्मल किया। ये करीब से मैं इसका सतून आपको दिखा दूं, वहाँ बाकी तफसील में चलते चलते आपको बताता रहूँगा जब तक हम महल तक भी पहुँच जाएंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदरूनी कमरे भी आपको दिखा दूं। और उसके बाद फिर शाहाना दरबार की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया गया। ये नवाबों की दौलत का मजमूआ नहीं है, यानी आप इससे नवाबों की दौलत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बल्कि ये महज एक निशान है, या आप ये कह सकते हैं कि एक अलामत है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रूशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूँ जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूँ कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। इस महल में 120 कमरे हैं। हर 2 कमरे एक मखसूस जगह या मुल्क की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं, यानी उसके जो अंदर की बनावट थी, जो उसकी तज़ीन व आराइश की गई थी, वो किसी एक खित्ते या मुल्क की सकाफत और रवायात के मुताबिक की गई थी। उन्हें सजाया गया था। उसकी वजह ये थी कि नवाब साहब के जो गैर मुल्की मेहमान आते थे, उन्हें उन कमरों में ठहराया जाता था और उन्हें उन्हीं के मुल्क के
रूप में रंगा गया था ताकि उन्हें यहाँ अपने घर का एहसास हो। 3 मंजिला महल है और तहखाना इसके अलावा है। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि महल्लात का मजमूआ है और उसी तहखाने से जो आसपास के दूसरे महल्लात थे और उनकी जानिब जाने वाले रास्ते बनाए गए थे। उस ज़माने में 2 लिफ्ट्स यहाँ लगी हुई थी और वो चलती थी, यानी नवाबीन हजरात जो है वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर नीचे जाया करते थे। तहखाने भी आबाद थे और नीचे भी कमरे बने हुए थे। कहते ये है कि एक अरसे तक गुलाफ काबा रियासत बहावलपुर में तैयार होता रहा, लिहाजा यानी यहाँ से बन कर जाता था और जो गुलाफ काबा उतार लिया जाता था वो फिर इसी सादतगढ़ पैलेस में आवेज़ा किया जाता था। इसकी जो महल की जो तामीर है वो रिवायती खतूत पर की गई। चारों तरफ इसकी बड़ी दीवार है जो बिला मुबालगा अगर आप एक तरफ से चलना शुरू करें तो ख़त्म नहीं होती, यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। क्यारियाँ, बागात, दरख्त, आप जिस चीज़ का भी नाम लें वो इस महल में मौजूद थी। कहते हैं कि ये आसमानी इमारत खूबसूरती का शाहकार हुआ करती थी। महल के हर कोने में एक बुर्ज है, बहुत बड़ा बुर्ज है और ऐसे लगता है कि जैसे कोई सिपाही महल की हिफाजत पर मामूर हो। बीचों बीच एक गुंबद है जो रात के वक्त मुख्तलिफ रंगों से जगमगाया करता था। चारों तरफ इसके बरामदे हैं। बुर्जों के नीचे भी तहखाने बने हुए हैं जिनमें बरकी और कुदरती रोशनी का इंतजाम था। कहते हैं कि इस महल को रोशन रखने के लिए एक अलग से जनरेटर मौजूद था और उस जनरेटर की मदद से बरकी रोशनी पैदा की जा सकती थी। जब पूरे पाकिस्तान में और पूरे हिंदुस्तान के खित्ते में दिए और चिराग जला करते थे तो ये महल बरकी रोशनियों से जगमगाया करता था। रेस्ट रूम से लेकर ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम, दफातर एक से बढ़कर एक थे, मतलब उनकी मिसाल नहीं दी जा सकती। इसके फर्श, छतों और दीवारों को खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। सामान और फर्नीचर बेहतरीन मयार का था। कमरों में बड़े बड़े शीशे और लैंप आवेज़ा थे और जो कुर्सियां थीं, बिस्तर और मेज़, पर्दे ये एक ही रंग के हुआ करते थे। आर्ट के नादिर नमूने इसकी दीवारों पर आवेज़ा थे। महल में एक दरबार हाल भी होता था। नवाब साहब यहाँ दरबार लगाया करते थे और कहते हैं कि ये देखने के काबिल था। ये इतना खूबसूरत था दरबार हाल की इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। इस बड़े हाल में एक शाही तख्ता लगाया गया था, उसके पीछे एक बड़ा आईना था। उस आईने के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्री रास्ते से कराची और फिर एक खुसूसी ट्रेन के जरिए डेरा नवाब साहब लाया गया। ये भी कहा जाता है कि उस बड़े आईने की वजह से बहुत से रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स में तोसी की गई थी। बहावलपुर के ज़्यादातर मोहल्लात नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम के दौर में ही बनाए गए। उन्हें कहते हैं इमारतें बनाने का बहुत शौक था। बहावलपुर का नूर महल हो, सादिक मंजिल हो, मुबारक मंजिल, राहत मंजिल, ये सारे के सारे इन्हीं के दौरे हुकूमत में तैयार हुए। एक ज़माने में नवाब बहावलपुर के ज़रिए इस्तेमाल कारें भी यहीं खड़ी होती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ इंतजाम हो गई और कुछ रिश्तेदार ले गए। रियासत बहावलपुर की इमारतों का जवाल असल में तब शुरू हुआ था जब भुट्टो ने नवाबीन की जायदाद को सरकारी तहवील में लिया। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जायदाद 23 वर्षा में तकसीम करने की रूलिंग दी। इससे पहले जायदादों पर ताले पड़े हुए थे, टूट फूट हुई और कीमती सामान चोरी हो गया। ये वो इमारत है जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ जिसमें वायसराय हिंद से लेकर शाह ईरान, सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़राए आज़म यहाँ मेहमान रहे। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से हम चल रहे हैं ऊपर। अंदर अंधेरा है। मैंने बतौर ख़ास टार्च का बंदोबस्त किया है ताकि कुछ ना कुछ तो दिखाई दे सके। ये कार पोर्च है जहाँ कभी नवाब साहब की गाड़ी पार्क होती थी और नवाब साहब के अलावा जो मेहमान होते थे उनकी गाड़ियाँ कहीं और पार्क हुआ करती थी। बहुत बड़ी पार्किंग की जगह भी यहाँ मौजूद थी। ये बाहर से अंदर जाने से पहले आपको इसका तर्ज ताबीर करीब से दिखा दूँ। ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं, महराबी अंदाज आपको दिखाई देगा। ये जो महराबें आगे बनी हुई हैं इन्हें वही दमदानेदार महराब कहा जाता था और कहा जाता है अब भी। ये शहनशाह मुग़ल शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहां के बाद कसरत से इस्तेमाल होती रही। इसे सिखों ने भी इस्तेमाल किया अपनी तामीरात में और मुसलमानों ने तो बहरहाल उसकी
तकलीद की और ये सारा कुछ अपनी इमारतों में शामिल किया। ये एक बहुत खूबसूरत सा झरोका बना हुआ है पहली मंजिल का। ये ऊपरी मंजिल है, शीशे इसके टूट गए हुए हैं, यानी अब इसकी वो सूरत हाल बाकी नहीं रह गई जो कभी थी। इसी तरह का झरोका एक उधर भी बना हुआ है। डिज़ाइन का बहुत ख्याल रखा गया, माहिर तरीन इंजीनियर से जिनकी निगरानी में ये सारा कुछ बना और बनाया गया। आइए ये संगमरमर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और अंदर चलते हैं। जो जो कमरे को 1 2 4 5 जितने भी खुले मिले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरा ख्याल है कि मैं लाइट ऑन कर लूँ ताकि आपको कुछ तो दिखाई दे, क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरे कमरे हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। जी फवारा आ गया जो इसके दालान में बना हुआ था। अल्लाह जाने लाइट भी काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हमारा गुजारा होगा इस लाइट से। ये वो फवारा है जो महल में आने वालों का इस्तकबाल किया करता था। जब ये चलता था तो कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द रोशनियाँ होती थी और वो रोशनियाँ मुख्तलिफ रंगों की थी, और जब वो मतलब रोशनियाँ जलती थी तो फिर इसके पानी का नज़ारा ही कुछ और होता था। ये जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, ये ऊपर का एक मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा दिया जल रहा है वगैरह है, उसके बाद अलावा अंधेरा ही अंधेरा है। ये ऊपर वो जो गुंबद आपको मैंने बाहर से दिखाया था, ये बुनियादी तौर पर उसकी छत आपको नज़र आ रही है ये सामने ऊपर, और ये बालकनी बनी हुई है, मतलब रास्ता बना हुआ है जाने का। और ये मरकज़ी हॉल है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये वो हॉल था जहाँ दरबार लगता था। ये वो सामने आईना जिसका मैंने जिक्र किया था कि ये इतना बड़ा आईना था कि इसे लाने के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई गई थी। शाही तख्ता है, यानी जो जहाँ पर बादशाह सलामत या नवाब तशरीफ़ रखा करते थे और दरबार लगाया करते थे, और लोग जो है वो फिर अपनी दरख्वास्तें वगैरह लेकर आया करते थे। कहते हैं कि वायसराय हिंद ने भी इस दरबार में जो इजलास था, मुशावरती इजलास कह सकते हैं आप या कुछ भी कह लें, उसकी सदारत भी फरमाई थी। ये वो अजीम शान शीशा है जिसके सामने नवाब बहावलपुर अपनी नशिस्त लगाकर तशरीफ रखते थे। ये 3 पटों में है। ये उल्टे हाथ का पट है, छोटा है, ये दरमियानी है, ये बड़ा है, और वो इसका आखिरी पट है। ये इसके साथ ही एक और कमरे में दाखिल हो गया हूँ। ये भी लंबा चौड़ा कमरा है और ऐसा ही लगता है कि ये कोई मिनी दरबार टाइप की चीज़ होगी। दीवारें ये देखें जी, मैंने आपको बताया था कि हर कमरे को मुख्तलिफ रंगों से, मतलब हर 2 कमरों को मुख्तलिफ रंगों से सजाया गया था, और ये उसकी एक मिसाल है जो मैंने आपको दिखाया था। कहेंगे इससे रोशनी अंदर आ रही है, कुदरती रोशनी टॉर्च भी मैंने लगाई हुई है, और मेरा ख्याल है कि वो अंधेरे कमरों से बेहतर है कि कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे जाए। मुझे नहीं पता कि ये कितनी ताकतवर टॉर्च है और क्या इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा पता चल रहा है कि ऊपर टॉर्च जल रही है। इधर ये फर्श देखें जी, फर्श का जो डिज़ाइन बना हुआ है ये पुराना ही है, और ये जो तहखाने नीचे बने हुए थे ये उनके लिए भी था, और इनमें कुछ ऐसे डक्ट बने हुए थे जिनमें रोशनियाँ लगी हुई थी, यानी इनकी रोशनी का इंतज़ाम जो है वो नीचे से किया जाता था। मैं महल में दाखिल होकर उल्टे हाथ को आ गया हूँ, सीधे हाथ को भी ये महल इसी तरह फैला हुआ है। ये बाहर का कमरा है। बाहर का कमरे से मुराद ये कि जब आप अंदर आते हैं तो जो बाहर से कमरे आपको दिखाई देते हैं ये उनमें से पहला कमरा है। ये वही सामने फव्वारा आ गया, ये सामने फव्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आतिशदान बना हुआ है पूरा, इसके तकरीबन हर कमरे में आतिशदान मौजूद है ये। और इसके साथ एक और कमरा है, उस कमरे में भी मैं आपको ले चलता हूँ। कमरे कमोबेश एक ही अंदाज के बने हुए हैं, सिर्फ उनकी रंगत मुख्तलिफ है। मतलब ये कि जो उनकी दीवारों के रंग थे, पर्दे खैर अब तो ये जो फटफटा के बराबर हो गए, लेकिन ये फटा हुआ पर्दा भी आपको बता सकता है कि
इसका रंग दीवारों के रंग के साथ मिक्स था, यानी मैच करता था। ये ज़मीन पर एक बना हुआ है डिज़ाइन, एक मेरा ख्याल है मुरब्बा शक्ल का, यहाँ से टाइल्स उखड़ के हुए हैं। इसी तरह ये जो एक आप बॉर्डर कह सकते हैं वो बना हुआ है। इस कमरे से तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके साथ फिर ये एक बैरूनी कमरा मुझे नज़र आया है। बैरूनी कमरा का ये मुझे वॉशरूम लग रहा है जी। ये वॉशरूम है। ये जिस ज़माने में लोग बाल्टियों से नहाया करते थे, नलकों के नीचे बैठकर, जिसे हैंड पंप कहते हैं, उस ज़माने में इस महल में टब होते थे। टब में बैठकर गुस्ल किया करते थे। और फ्लश सिस्टम तो हमने बहुत ज़माने बाद देखा, जब देहात में रहते थे तो खेतों में जाया करते थे अपनी ज़रूरियात के लिए, जो कुदरती ज़रूरियात है। लेकिन यहाँ तब भी फ्लश सिस्टम मौजूद था। उखड़ गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है, उसे उठा के साइड पर रख दिया गया है। शावर लगे हुए थे, ये शावर की जगह है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगता है कि यहाँ कभी पानी चलता था। उसके साथ फिर ये कमरा है। ये वो झरोका है जी, जो मैंने आपको बाहर से सीधे हाथ वाला झरोका बाहर से दिखाया था, और ये उल्टे हाथ वाला झरोका आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ताकि पता चले कि बाहर से नज़र आने वाला झरोका अंदर से कैसा लगता है। ये एक दरवाज़ा है, आप इसकी बनावट देखें दरवाजे की, वाकई लगता है कि ये महल के दरवाजे थे। ऐसे ही फट्टा लगा के बंद कर दिया गया है, यानी दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते। आइए जी, वॉशरूम से हम होते हुए दोबारा उन कमरों में चलते हैं और आगे की तरफ सफ़र करते हैं। महल अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहते हैं ना कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है। ये आतिशदान, ये देखिए जी, कोयले रखने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए अलग से जालियाँ लगाई गई थी, जिनमें कोयले रखे जाते थे। और इस बात का ख्याल रखा जाता था कि उससे धुआं ना उठे, ताकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान उससे डिस्टर्ब ना हो। यह एक और दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा इसे ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया है। हम दोबारा उस बड़े कमरे में आ गए हैं। ये एक और कमरा आ गया जी। ये देखें, इसकी दीवारों पर शीशे लगे हुए हैं, आईने लगे हुए हैं। ये सारा ऊपर भी बेल बूटे बने हुए हैं। छत इसकी बड़ी शानदार और मुनक्कश अंदाज की इसकी छत है। ये तारें अभी इसकी लटक रही हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फॉल्स सीलिंग टाइप की कुछ चीज़ हो। चारों तरफ ऊपर नक्शो निगार बने हुए हैं। कुछ तो आपको यकीनी तौर पर नज़र आएगा। इसकी दीवार ज़रा मुख्तलिफ है दूसरे कमरों से। ये इन्होंने जो एक सराय की सकाफत या मुल्तानी सकाफत आप कह सकते हैं, उसका इम्तजाज एक बनाया हुआ है। और इसके दरमियान में भी एक फव्वारा था, यानी इस कमरे के दरमियान में फव्वारा था, ये छोटा सा। ये अब अल्लाह जाने पानी का क्या इंतज़ाम था, कहाँ से पानी आता था और कहाँ से चलता था। कहते हैं कि इसमें ज़ेर ज़मीन लाइनें बिछी हुई थी पानी के लिए, और वो उनके ज़रिए गर्म और ठंडा पानी आया करता था। खिड़की ख़त्म हो गई, ताग बने हुए हैं बहुत सारे, और ये उससे मुख्तलिफ कमरा है। ये दूसरे कमरे में जाने का दरवाज़ा है। ये फूल पत्तियाँ जो डिज़ाइन बने हुए हैं ये वो है। और ये मेरा ख्याल है कि ये जो छोटा सा कमरा है ये दो कमरों को मिलाने के लिए है। और ये भी जो है वो दरमियानी रास्ता है। मुझे बताया गया है कि 50 कमरे तो कम से कम निचली मंजिल पर है, और शायद इतने ही ऊपर की मंजिल पर है, यानी मजमूई तौर पर 120 कमरों का महल है। ये इसकी एक दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। आगे अलमारियाँ बनी हुई हैं, और ये देखिए क्या खूबसूरत नक्काशी की गई है और बेल बूटे बनाए गए हैं। ये ऊपर तक देखें, और ये इसकी छत है। छत पर लकड़ी की छत है, और उस पर भी बेल बूटे बने हुए हैं और नक्काशी की गई है। ये चारों तरफ से मैं इसकी छत आपको, दीवारें आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ फिर ये दूसरा कमरा है। अच्छा, इसकी दीवारें सादा हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस पर कोई बाद में चूना वगैरह फेर दिया गया है। इसकी छत भी सादा है, मतलब वो चीज़ नहीं है जो दूसरे कमरों में नज़र आ रही है। ये जो पहला कमरा मैंने आपको दिखाया, उसके फर्श पर एक मुरब्बा शक्ल का
डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें भी कभी फूल पत्तियाँ होंगी, लेकिन वो चल चल के घिस घिस के वो ख़त्म हो गई हैं। ये इसका फर्श आ गया, और ये फिर एक और कमरा आ गया। ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई किचन टाइप की चीज़ हो, क्योंकि एक तो इसमें ये शेल्फ्स बनी हुई हैं, ये शेल्फ हैं, इनमें यकीनी तौर पर खाने पीने का सामान होगा, चूल्हे बने होंगे। ये वाश बेसन सॉरी सिंक जिसे आप कहते हैं, ये सिंक मुझे लग रहा है बर्तन धोने के लिए ये सिंक था। और ये सामने एक पर्दा लगाया गया था। अब तो खैर उसके वो जो दाएं बाएं के सहारे हैं वो ही बाकी रह गए हैं, वो पर्दे वाला निज़ाम ख़त्म हो गया। तो इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि ये मुमकिन तौर पर बावर्ची खाना रहा होगा इसका। ये दरबार का अखबी हिस्सा, और फिर ये एक कमरा, छोटा सा कमरा। इसमें ड्रेसिंग रूम अलग बने हुए थे, यानी वाशरूम के साथ। ये सामने 2 वाशरूम आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनमें फ्लश सिस्टम लगा हुआ था। ये आगे फिर जो मौजूदा दौर के एक अंदाज है या फैशन है कि आगे ड्रेसिंग रूम अलग बनाया जाता था, तो ये ड्रेसिंग रूम मुझे लग रहा है। और फिर इसके आगे एक और कमरा था, यानी ये मुमकिन तौर पर एक जो पब्लिक टॉयलेट टाइप की चीज़ होती है वो मुझे लगी है कि ये जो लोग यहाँ आया करते थे, वो लोग नहीं जो यहाँ रहते थे, बल्कि वो लोग जो बाहर से आया करते थे, ये उनके लिए ये टॉयलेट्स बनी हुई थी। इधर से एक टूटा हुआ मुझे दरवाज़ा दिखाई दिया है, और ये नीचे तहखाने में सीढ़ियाँ उतर रही हैं। मैं देखता हूँ, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि तहखाने में मैं जा पाऊँगा, उसकी वजह कि अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ होंगी, लेकिन ये कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये तहखाना था। ये अगर दरबार में शीशे की तरफ मुंह करके खड़े हों, यानी नवाब साहब की नशिस्त की तरफ मुंह करके खड़े हों, तो ये उसका सीधा हाथ, यानी मैं पहले बाएं हाथ वाले कमरों में था, अब मैं दाएं हाथ वाले कमरे में हूँ। इसकी दीवारें किसी और रंग की हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कमरा है। ये इस पर जो डिज़ाइन और पेड़ बूटे बने हुए हैं, ये एक बड़ी खिड़की है। इस तरफ भी यकीनी तौर पर बहुत कुछ बना हुआ होगा, लेकिन अब वो वक्त के साथ ख़त्म हो गया है। आतिशदान इसमें भी मौजूद है, और इसमें उसका जो डिज़ाइन है वो अलग है। ये वो लिफ्ट है जिसको मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये तहखाने से शुरू होती थी, और ये फिर लिफ्ट ऊपर तक जाया करती थी। जो मेहमानाने ग्रामी थे वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि लिफ्ट के ज़रिए वो ऊपर जाया करते थे। ये वो पुराने ज़माने की लिफ्ट, इस तरह की लिफ्टें मैंने देखी हैं कराची के इलाकों में, जिनके जंगले बंद होते थे। तो खैर बहुत जदीद लिफ्टें आ गई, लेकिन ये पुरानी लिफ्ट का एक अंदाज। ये जी ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट मैंने आपको दिखा दी है, और ये सीढ़ियों का जो अंदाज़ है वो पुराना है। संगे अबरक, संगे स्याह, संगे सफ़ेद, हर तरह का पत्थर इस महल में इस्तेमाल हुआ है। और ये वो बालकनी है जो मैं नीचे से आपको दिखा रहा था। ये बालकनी, ऊपर की मंजिल की हालत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है मुझे, लेकिन देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। ये नीचे फव्वारा दिखाई दे रहा होगा। ये बालकनी चारों तरफ घूमती है। ये सामने भी कोई शीट लगाकर मेरा ख्याल है नहीं, इसको इसकी छत ही नीचे कर दी गई है। मेरा ख्याल है किसी किस्म की इसमें कोई तरमीम की गई है, वरना ये छत नीचे होने का कोई मुझे वजह या कोई तुक समझ में नहीं आती। ये बालकनी में देखते हैं कि इस तरफ क्या है। यकीनी तौर पर कमरे ही होंगे, मैं सिर्फ उनका अंदाज और डिज़ाइन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये चारों तरफ से घूम घाम के मैं इधर आ गया हूँ, और ये कमरे हैं। ये एक लिफ्ट इधर भी लगी हुई है जी, एक लिफ्ट उधर थी सीढ़ियों के साथ, और एक लिफ्ट इधर लगी हुई है। 2 लिफ्टें, मैंने आपको बताया था कि 2 लिफ्ट्स हैं। इधर से भी सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, यानी दोनों तरफ से आप ऊपर आ सकते थे। आइए यहाँ देखते हैं कि क्या है, कोई चीज़ देखने के काबिल है। फर्श वही जो अंदाज था पहले वाला, वही फर्श जो है वो यहाँ है, और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। चलते हैं इधर भी, ज़रा मैं आगे के अंधेरे कमरों को देखता हूँ कि आगे के अंधेरे कमरे क्या कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ मैं जब आया हूँ
तो मुझे इसकी छत पर नज़र पड़ी है, दरबार हाल की छत। ये बहुत ऊंची छत और नीम दायरे की शक्ल में बनी हुई है। और ये जो जंजीरें आपको 3 नज़र आ रही हैं, कभी इनसे फानूस लटकते थे, कहते हैं बहुत कीमती फानूस थे। ये इधर से मैं आपको दरबार हाल का सामने का हिस्सा दिखा दूँ। ये क्या खूबसूरत और शानदार अंदाज में इसे तामीर किया गया है। ये ऊपरी हिस्सा है, वहाँ से कुदरती रोशनी भी आया करती थी और जो बरक़ी रोशनियों का इंतज़ाम था वो इन फानूसों के ज़रिए होता था। मेरा ख्याल है कि जो बेडरूम वगैरह थे वो निचली मंजिल पर थे, यानी ये मैं पहली मंजिल पर आ गया हूँ। यहाँ मुझे कोई फौरी तौर पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हर तरफ सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर। चलें जी, इन सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं। छतें इनकी अच्छी खासी ऊँची हैं, हर कमरे की ही, लेकिन यहाँ मलबे हैं। ये ऊपर ईंटें तक झांकनी शुरू हो गई हैं और ये भी मलबा सारे का सारा मलबे का ढेर बन गया हुआ है। छत जो है वो इसके नीचे बैठ गई हुई है, यानी किसी वक्त भी ये गिर सकती है। ये ऊपर भी सूरत यही है, ईंटें निकली हुई हैं और कुछ मलबा गिर गया हुआ है। अच्छा जी, ऊपर की छतें ख़तरनाक हैं, मतलब ये कि नीचे गिरा हुआ भी है मलबा। ये सारे का सारा कमरों में ऊपर का हिस्सा ख़तरनाक हिस्सा है ये। और ये जनाब फिर वो आगे, ये इधर तो मेरा ख्याल हाल ज़्यादा ही कुछ ख़राब है। ये हाँ जी, यही मामला है जी, हालात अच्छे नहीं हैं। मतलब ये जगह जगह से मलबा गिरा हुआ है। ये इसके सामने का हिस्सा, यहाँ से आपको नज़र आता है ये पूरा महल का बैरूनी मंजर। ये इसकी पोर्च की छत है, यानी कार पोर्च की। नीचे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, लोग यानी आए हुए हैं देखने के लिए। और वो सामने हश्त पहलू एक जो इमारत बनी हुई थी जहाँ से मैंने इसे शुरू किया था व्लॉग को, ये वो है। ये एक कमरा और ये सीढ़ियाँ किधर जा रही हैं? ये सीढ़ियाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। ओह अच्छा, ये आगे जाके बंद हो जाती हैं जी। ये मज़ीद ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है दरख्तों की शाखें और कांटे रख कर कि लोग जो है वो ऊपर ना जा सके। बस ये वरीस कमरे बने हुए हैं। इस तरफ की छतें सलामत हैं, उस तरफ की छतें जो है वो ख़तरनाक हैं, खौफनाक छतें हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और इसमें भी वो सारा कुछ मौजूद था किसी ज़माने में। दीवारों पर जो धुंधले से निशान है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कभी बेल बूटे कुछ ना कुछ ज़रूर बना हुआ था। ये ऊपर छत पर की जो डिज़ाइन बने हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं कि किसी ज़माने में क्या खूबसूरत छतें होंगी जो आज वीरान खाली पड़ी हैं। ये नीचे से सीढ़ियाँ आ रही हैं, ये बालकनी बनी हुई है, नज़ारा गाह जिसे कह सकते हैं। आइए हम भी नज़ारा करते हैं कि ये एनेक्सी जो सामने आपको नज़र आ रही है और ये पीछे बाउंड्री वाल, ये सारा। और इधर से हम देखते हैं कि इधर से क्या दिखाई देता है। ये पीछे दीवार है और ये महल का अगली हिस्सा जहाँ कुछ काश्त वगैरह किया जाता है। और इधर से ये इसका डिज़ाइन, जो गुंबद इसके बने हुए हैं उनमें से एक गुंबद बाहर से नज़र आता है और एक गुंबद ये अकबी गुंबद है। यानी ये बतौर ख़ास सिर्फ नज़ारा करने के लिए बनाई गई थी ये जगह। और अब मुझे तलाश है उन सीढ़ियों की। ये होल बना हुआ जी, बहुत ख़तरनाक, अल्लाह जाने बंदा गिरे तो कहाँ जाए। 120 कमरों में अगर मैं 30-30 सेकंड भी गुजारूँ तो 60 मिनट तो ये हो गए। ये इस तरफ का आखिरी कमरा, इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई हुई हैं। ये तो हाँ, ये फिर सामने वाशरूम है। टब हर वाशरूम में मौजूद है जी। अब वो पब्लिक टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल होता हो या जो यहाँ अहले खाना नवाब साहब के मुकीम थे वो इस्तेमाल करते हों, लेकिन टब जो है वो बहरहाल हर जगह मौजूद है, हर जगह मुझे नज़र आया है। मैं सीढ़ियाँ ढूंढता ढूंढता फिर वापस आ गया हूँ कि सीढ़ियाँ किधर हैं। तो अब देखते हैं सीढ़ियाँ।
लें जी, बिल आखिर मेरे साथियों ने निशानदेही की है कि जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे, ये यहाँ से मैं ऊपर आके तो सीधे हाथ के चला गया था, ये ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ हैं और अब भी कारपेट बिछे हुए हैं। और जब ये सही हालत में होंगे तो क्या खूबसूरत अंदाज होगा। मेरा ख्याल है छत पर चल रहे हैं, यहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है जी। सभी के जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रोशनी बढ़ रही है। हाँ जी, शायद छत जो है वो बंद है, बहुत माजरत कि हम आपको छत पर नहीं ले जा सके, लिहाजा इसी पर गुजारा करें कि छत जो है वो उन्होंने ताले लगाकर बंद की हुई, ऐसा ना हो कि कोई नवाबों का सताया हुआ बंदा कूद कर खुदकुशी ना कर ले। मेरे साथ है मोहम्मद फैयाज साहब, ये मुझे सादतगढ़ पैलेस के जो दीगर महल्लात हैं और जो इमारतें हैं उनका विजिट कराने लेके जा रहे हैं। ये है मोहम्मद फैयाज। टेलीफोन स्टैंड है, ठीक है, नवाब साहब दी पार्ले मुल्क फोन के लिया। अच्छा, टेलीफोन स्टैंड, ठीक। अच्छा जी, मैं इसे एनेक्सी बताता रहा अपने नाज़रीन से माजरत कि ये टेलीफोन एक्सचेंज, ये टेलीफोन स्टैंड, ठीक है। ये नवाब साहब दी। अच्छा, बस ये एक ही कमरा है? हाँ, ये 4 कमरे हैं। अच्छा। एक कमरा BI 2 ठीक है। ये है। वो एक कमरा को खोल के दिखा दे हमें। लेटे हुए। हाँ, ठीक है, ठीक। आओ, ये जी यहाँ कभी टेलीफोन एक्सचेंज लगा होता था, जहाँ से नवाब साहब अपने बैरून मुल्क दोस्तों से बराह रास्त रब्ता कर सकते थे। ऐसे लकड़ सागवान है, लकड़ सागवान है, फौरन बारिश से खुशबू देती है। ऐसे पहुंच, इसकी जो छतें हैं वो सागवान की लकड़ी से लकड़ सागवान की लकड़ी। ये इसका बरामदा है, अकली बरामदा। और ये जो महल है, नवाब खड़े होकर मैंने बताया था, ऐसे नवाब दा सिनेमा। अच्छा, ये सामने जो गेट लगा हुआ है वो नवाब का लंगर खाना। अच्छा, ओ उसकी इमारतां विच खड़ियां। अच्छा, थोड़ा सा आगे चले ना, कोई नजर तो आए ना हमें। अच्छा, ये सिनेमा हॉल खत्म हो गया? ये खत्म हो गया, ठीक है जी। ये नवाब दा लंगर खाना, सही। ये लंगर चले सारा डी। अच्छा, मेहमान नहीं, ये मेहमानों के लिए था या गरीब गुरबा के लिए था? नहीं, ये नौकर चौकर मेहमान आमिना, ठीक है, ठीक है, मुलाजिम थी गए, ये इमारतां विच खड़ियां। सही। ये विच, हां, ये लंगर खाना नवाब। अच्छा, अब इमारतें तो खत्म हो गई? हां, ना दूसरा खड़ियां, बाकी खत्म थी, बाकी खत्म हो गई, खत्म थी। सही। ये रशीदा घर नवाब दा, वो भी महल दा ना। अच्छा, इसके अंदर महल है अभी या खत्म? नहीं, खत्म थी गया। और इसका नाम रशीदा घर क्यों था? ये महल दा ना, महल का नाम? महल का नाम नहीं, कोई ये जिਵੇਂ राहत मंदल नवाब सलाउद्दीन की रिहाइश। हां, ये राहत मंदल, ठीक है, मुबारक मंदल, हां, वल शमला कोठी, ठीक है, वल सादिक मंदल, जेरी पहल है अंदर सादिक मंदल बड़ा यार। ठीक ये है, 5 महल पीछे थे। अच्छा, यानी 5 महल वो हैं, छठा ये है, 7वां वो है। ये है दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ 7 महल थे? 7 महल थे। ठीक है, हम आ गए हैं जी सादिक मस्जिद, महल की बड़ी मस्जिद, 3 गुंबद हैं और 4 मीनार इसके बने हुए, शानदार मस्जिद ना यार, ये काम आपको दिखाते हैं अंदर से। अच्छा यार, ऐसे सादिक मस्जिद है नवाब साहब दी। हम सादिक मस्जिद देखने आए तो अहमदपुर से आए हुए दोस्त ये साथ है और ये कहते हैं जी कि मस्जिद बहुत खूबसूरत है और वाकई इसमें कोई शक नहीं। ये मस्जिद के 4 मीनार, ये 2 आराइशी मीनार बने हुए हैं, खूबसूरत अंदाज़े तामीर है और यहाँ भी शाहजहानी तर्ज की दंदानेदार मेहराब बनी हुई है और ये इसकी पुरानी दहलीज, फर्श इसका जो सेम का है वो उसका नमूना ये है और ये अंदर का हिस्सा है। ये मेरा ख्याल है कि 2 सफ़ी इसमें बिजली थी। फर्श भी संगमरमर का है। जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा ये शानदार बेल बूटों से सजाया गया है क्योंकि इस्लाम में मना है जिंदा चीज़ों की तस्वीर बनाना। ये इसका एक हिस्सा है, यानी इसके जो है वो 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। ये इसका छोटा दरवाज़ा है और ये इसकी दीवार पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं ऊपर तक और गुंबद खूबसूरत है। रहीम खुदा या का हक है, फातिमा नबी बर ख़ुल ईमान अपनी खात्मा हुआ। फ़ारसी में और अरबी में अशार लिखे हुए हैं, आयात मिला है और ये इसके गुंबद का खूबसूरत मंजर है।
ये इसका दरमियानी हिस्सा है। यहाँ तारीख़ इख्तिताम लिखी हुई है और शाह मां सादिक मोहम्मद खान बिना, ये फ़ारसी में लिखा है और मुझे फ़ारसी इतनी आती नहीं। ये है कि नवाब सादिक मोहम्मद खान ने इसे बनवाया था पंजुम में। ये इसका मरकज़ी महराब है। क्या खूबसूरत अंदाज़ तामीर है। गुंबद है और गुंबद को सहारा देने के लिए वही जो चारों कोनों में बनाया जाता है एक सहारा, ये वो है। और ये ऊपर देखिए क्या खूबसूरत नक्काशी और मीनाकारी का काम किया गया है। मस्जिद की दीवारें मुनक्कश हैं, खूबसूरत मस्जिद है और इसका अंदाज़ तामीर जो द्रावड़ में अब्बासी मस्जिद है उससे और लाहौर की शाही मस्जिद या फिर दिल्ली की जामे मस्जिद उन मसाजिद से मिलता जुलता है। यह खूबसूरत जो है वो नक्श निगार बने हुए हैं, छोटे छोटे सतून बने हुए हैं, ये गुलदस्ते बनाए गए हैं, ये महराबें, इन पर जो रंग किया गया है खूबसूरत और दिलकश, जितनी भी तारीफ की जाए इसकी कम है। और ये इसका मरकज़ी महराब है। कुछ रंग इसके फीके पड़ गए हैं लेकिन अब भी ये खूबसूरती में बेमिसाल है। नमाज अब भी यहाँ होती है क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो आदमी हैं या मुलाज़मीन हैं, वो यहाँ पंज वक्ता नमाज पढ़ते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आबाद मसाजिद में से एक मस्जिद है। ये वाटर स्प्लिट है की। अच्छा पानी हुनाले दा ठंडा, सियाले दा गरम। अच्छा ये 5 मुर्गियां पानी देवे महला को। अच्छा हाँ सारे मोहल्लात को हाँ पानी सारे महलात को। बिजली घर अपना हाँ नवाब दा हूँ बोले ठीक है। हूँ बिजली ते चले हाँ हाँ बिजली घर ते ये 5 मुर्गियां च लाइट यो पानी देवे वाटर स्प्लिट है की। ठीक है। हाँ ये नवाब साहब दा मोटर खाना पुराने वक्त ले गड्डियां रोज रहे काटा लाख। ये नवाब साहब दा मोटर खाना। हाँ अब खाली है सारे। इसकी गड्डी खड़ी है काटा लाख। अच्छा एक डाला खड़ा है, बाकी कहानी खत्म थी गई है। एक डाला एक खड़ा है अच्छा नवाब साहब का पुराने वक्त का वो खड़ा। अच्छा बस बस बाकी गाड़ियाँ खत्म हो बाकी गई। गाड़ियाँ खत्म। ये जी एक गाड़ी रह गई है। दर्जनों गाड़ियाँ हुआ करती थी नवाब साहब के पास लेकिन अब ये एक गाड़ी खड़ी रह गई। बाकी सारा कुछ रिश्तेदारों ने बांट लिया या लूट खसूट करने वाले ले गए। ये नवाब की काटा लाख, एक काटा लाख है। अच्छा एक गड्डी काटा लाख, एक ये गाड़ी खड़ी है काटा लाख। अच्छा कैटलॉग हाँ गाड़ी है काटा जी। लाख। ठीक है जी। ये देख रहे जी इसका क्या हाल हुआ हुआ है। कभी इसमें ये नवाब का यक मोटर खाना। हाँ ये नवाब की वर्कशॉप, ये वर्कशॉप था। ये नवाब ये गाड़ियों की सफाई वगैरह हुआ करती थी यहाँ। हमारी वीडियो बयान है। ये नवाब का यक्का मोटर खाना गड्डिया दे गिराज आपा ते जान अंदर भी खड़ी हैं कुछ अच्छा हाली। अभी खड़ी है। हाँ हाली खड़ी हैं चाबियां साढ़े पास में। इत गड्डिया धोई ते खड़ जान। अच्छा यहाँ बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। हाँ इतना गड्डिया खड़ी कितनी को गाड़ियाँ थी नवाब साहब के इधर पास? बहुत है रोज रहे काटा लाख रोज रहे अच्छा बहुत गाड़ियां हैं। अब सारा कुछ खत्म ये हो गया। बिजली घर आ नवाब का और खंडार बढ़ गया। अब खंडर बन गया सारा। खंडार ये वो वक्त इमारत हन तोहफा गड्डियां। अच्छा तो कभी ऐसे उठा हाँ, दिए। हाँ उठा के। ये नवाब का ये हूँ वक्त दे सामान पे ये हूँ वक्त दे पुराने। ये जी नवाब दौर का सामान रखा हुआ है। समाने समाने सारा कालीन कुछ। है लेकिन सारा कुछ खराब हो गया हुआ है। तब कोई चीज सलामत नहीं बची। आओ बिजली घर को आज बनाओ मकली दिखाया कहीं वो भी दिखाइया वहाँ क्या याद करे सवाल। चलो जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करे सा और किनू याद ये ना सकन ये वो कैंसर संभले दे बाहर खड़े ने हैं तू बंदा ही खुशकिस्मत तेरे नाल वधिया। क्या बात है। नदा सा विजिट महल दा करवे ने पता कितनी रकम घिना सिर्फ विजिट करवावन दी। अच्छा हाँ विजिट दुनिया नहीं आती विजिट करवे ने हैं। हाँ 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 सही। ये अंग्रेज बहुत आंदे था बाहरले मुल्क दा अंग्रेज। हम चल रहे हैं जी नवाब साहब के बिजली घर की तरफ। ये रास्ते में आपको खंडर इमारतें दिखाई दे रही होंगी, सिर्फ निशान रह गए हैं। खंडर भी क्या है, निशान रह गए हैं बाकी। और ये मोहम्मद फैयाज हमारे साथ साथ हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैंने बिजली घर कभी किसी को नहीं दिखाया लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये बिजली घर, ये नवाब का बिजली घर। यहाँ जनरेटर लगे हुए थे। इंजन चले ना इंजन
इनमें वही जनरेटर लगे हाँ हुए हैं। जनरेटर। ये नवाब का गार्डर चेक करो, हाँ जी, ये बिजली घर। ये जी बिजली घर था, यहाँ जनरेटर लगे हुए थे। अभी जगह सियाह पड़ी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ जनरेटर चलते थे और फिर इससे ये नवाब दा तमाम बिजली घर। मोहल्लात को बिजली फराहम की जाती थी यहाँ से। ये नवाब साहब दा मच्छी दा तलाह से बड़ी मच्छी खूबसूरत बढ़ती आई। निवली टूअर दा पानी दहीदारा था नहर का। ताज़ा पानी आता था? हाँ ताज़ा पानी नहर दा। अच्छा, हाँ ये नवाब साहब दा फुहारा लगाया आधे जिथा बोहर खड़ी है। नवाब साहब जी में वंजन हा उथाम जरा फुहारा लगाया ख़त्म थी के। ये बड़ा झिक्का है मच्छी दा तला। ये जो गुंबद के ऊपर आपको रॉड लगी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कभी रियासत बहावलपुर का चांद सितारे वाला परचम लगा होता था। और लेकिन जब रियासत ख़त्म हो गई, यानी वो मगरबी पाकिस्तान में उसका इंतज़ाम हो गया, तो फिर झंडा यहाँ से उतर गया और ऐसा उतरा कि फिर दोबारा उसे लहराना नसीब नहीं हुआ। यादिश बखैर बहावलपुर के दो मोतबर मुहक्किकीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी की एक मुश्तरका किताब थी, जिसका नाम था बहावलपुर का मुख्तसर जोग्राफियाई, तारीखी, इंतज़ामी और सकाफती जायज़ा। ये रियासत के बारे में इसमें तफसीलात दी हुई थी, मुकम्मल मालूमात थी, लेकिन एक बाब इस किताब में था जिसका उन्वान था हरम सराय सुल्तानी। ये किताब जनवरी 2020 में शाया हुई थी। इससे पहले भी प्रोफेसर साहब की कुछ किताबें शाया हो चुकी थी। 2014 में एक किताब जो है वो छपी थी, उसमें भी रियासत बहावलपुर की बहुत सारी बातों का जिक्र था। लेकिन ये जिस किताब का मैंने आपको नाम बताया और हरम सराय सुल्तानी, इसमें तस्करा था कि नवाब ऑफ बहावलपुर की 100 बीवियाँ थीं और वो नवाब ऑफ बहावलपुर यही थे जिन्होंने सादकगढ़ पैलेस बनवाया था। नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम। मैंने इसके बारे में एक व्लॉग किया था जिसमें बताया था कि नवाब साहब की इतनी बीवियाँ थीं। उन्होंने 1882 में पेरिस से एक म्यूजिकल बेड बनवाया था, जिसके चारों कोनों पर उर्मियाँ ख़वातीन या बेलिबास लड़कियाँ इस्तादा थीं। वो जब बेड पर बैठते थे या कोई भी उस पर दबाव पड़ता था गद्दे पर, तो उसमें एक सिस्टम लगा हुआ था। तारें थीं बहुत ही पेचीदा और बहुत नाजुक किस्म की, वो एक म्यूज़िक बॉक्स में पहुंचती थी और म्यूज़िक बॉक्स से मौसीकी बजना शुरू हो जाती थी, जो कम से कम 30 मिनट तक बजती रहती थी। और इसके अलावा जो उनका हरम था, उस हरम में उस ज़माने में 8 साल के बच्चे से जो ज़्यादा उम्र के लोग थे उनका दाखिला मना था। यानी जैसे ही कोई शहज़ादा 8 साल का होता उसे हरम से निकाल दिया जाता, यानी मुंतकिल कर दिया जाता। मुर्गे के दाखिले पर पाबंदी थी और इसी तरह जो फल लंबे होते हैं, यानी केला या ककड़ी या इस तरह के जो खीरा, इस तरह के फल और सब्जियां साबुत हालत में हरम सराय में जाने की इजाज़त नहीं थी। यानी यूँ कह लें कि हरम के अंदर जाने का रास्ता तो था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं था। मैंने ये व्लॉग किया तो पूरे मुल्क की अब्बासी बरादरी ने मुझे बहुत धमकियाँ दी, गालियाँ दी और अजीबोगरीब खिताबात से नवाजा। मुझे कहा गया कि जी हम तेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे, तुम्हारी नाक काट देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे यहाँ तक कहा गया कि तुम कभी दोबारा बहावलपुर आओ तो हम तुमसे निपटेंगे। ये भी हुआ मेरे साथ कि मेरे खिलाफ इसी प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने मेरे खिलाफ एक व्लॉग भी किया और उसे अपलोड किया गया। इसी तरह एक और व्लॉगर की खिदमत हासिल की गई जिसने इस महल को और इसके जो साथ दूसरे महल्लात हैं उन्हें दिखाया और पूछा मुझसे कि जुल्फ़िकार गिलानी साहब बताइए कि इनमें से कौन से महल में 100 बीवियाँ रहती थीं। यही महल था जी जिसमें वो 100 बीवियाँ और इसके जो आसपास के महल्लात हैं इन्हीं में वो 100 बीवियाँ रहा करती थी। बहरहाल मैंने वो बहुत कड़ा वक्त गुजारा। मुझे धमकी ये दी गई थी कि जी आप अगर वीडियो डाउन नहीं करेंगे फिर आपकी खैर नहीं, लेकिन वो मैंने वीडियो डाउन करने से इनकार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो वीडियो मौजूद है, चल रही है और मैं एक बार फिर उस सादकगढ़ पैलेस में आया हूँ जो जब नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस यानी पंजम की
अहद तक ये महल आबाद था, लेकिन उसके बाद फिर ये महल उजड़ गया और फिर ऐसा उजड़ा कि ये दोबारा कभी भी आबाद होकर नहीं दिया, बंद कर दिया गया इसे हुकूमत के हुक्म पर। यानी जो उस ज़माने में हमारे वज़ीर उनसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके हुक्म पर इस महल को ताले लग गए। तो ये वो सादकगढ़ पैलेस है जहाँ नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम की 100 बीवियाँ रहा करती थी। म्यूज़िकल बेड था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया और सिर्फ यही ढांचा बाकी रह गया है जो मैंने आपको दिखाया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।